प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। माजी में धरने के दौरान इमरान खान साहब की तरफ से चाहे ये बयानात हों कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, बिलों को जलाना हो, पुलिस अफसरान को धमकाना हो, या अभी राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना हो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर अगर इंतखाब होता है तो पोलिंग स्टेशन से निकाल कर आग लगाएंगे, क्या कहा जरा सुनाइएगा। जहाँ तक ईवीएम का तल्लक है तो ये भूल जाए, ये कहते हैं ना कि हमारा दो टोक फैसला है, तो फिर हमारा भी ये अटल फैसला है कि उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर सबसे पहले जो है वो ईवीएम को बाहर निकाल के उसको आग लगाएंगे, उसके बाद जो है ना वहाँ पे फिर जो है वो इलेक्शन होगा। किसी कीमत पे खाओ हमें उसकी कोई भी कीमत उठानी पड़े, हम उठाएंगे और इनको ईवीएम के जरिए जो ये इलेक्शन चुराना चाहते हैं, इस फ्रॉड को हम नहीं होने देंगे, हम उसके लिए रजिस्ट करेंगे। अच्छा अज़मा साहिबा, ये ईवीएम को बाहर निकालना, इन मशीनों को बाहर निकाल के आग लगाने से क्या होगा? वो तो इमरान खान साहब का पैसा नहीं है, पीटीआई में से किसी का भी पैसा नहीं है, ये तो अवाम का पैसा होगा जिससे ये मशीनें जो है खरीदी जाएंगी, टैक्स पेयर्स मनी है। सो बजाय उसके कोई और रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते? आप लोग अदालत क्यों नहीं जाते? देखिए सादिया, पहले तो बात यह है कि इसको मैं पिछले वाक़े के साथ रिलेट करना चाहती हूँ, और वैसे कि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे, जब आप पार्लियामेंट के अंदर बुलडोज करेंगे और अनाउंसमेंट के बावजूद कि हम इस बिल को डेफर कर रहे हैं, और आपने ऑलरेडी एक कमेटी बनाई हुई होगी, उस कमेटी का बहाना और बुनियाद बनाकर जब आपसे बंदे पूरे नहीं हो रहे तो आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो आप आगे ले जाएंगे, और उसके बाद आप अचानक से बुलडोज करके जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर जो है वो आप जब इस तरह की कानून साजी करेंगे तो फिर अगला क्या करेगा? फिर वो हम कत्ल ही होने के लिए तैयार होंगे ना, फिर अब और क्या करेंगे? ये देखिए, ये जो इंतहा पसंदी है ना, ये कोई बनी गाला एसोसिएशन का इलेक्शन नहीं होना है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पार्लियामेंट का इलेक्शन होना है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी जो है वो एतराजात अपने कर चुकी है, वो एतराजात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। उसके ऊपर उन्होंने एक टेक्निकल कमेटी भी बना दी है जो इसको देख रही है, देखते हैं उसकी क्या रिपोर्ट आती है। और लेकिन ये है कि आपने जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन है इस इलेक्शन के अंदर? एक है स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कहता है नहीं हो सकता, इतनी जल्दी कतल नहीं हो सकता। दूसरी है सियासी जमातें, खासतौर पर नहीं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि उन्होंने 37 के करीब एतराजात लगाए हैं, बट एट द सेम टाइम उन्होंने हुकूमत को फंड्स लेने के लिए लिख भी दिया है, क्योंकि वो पाबंद है, अब कानून साजी हो चुकी है, तो उन्होंने इंतखाबात ईवीएम के तहत करवाने भी हैं। जी आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं अगर अपना पॉइंट मेक कर सकूं, पहले स्टेक होल्डर है एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने यकीनन फंड्स के लिए, आपको पता ना 150 अरब रुपया चाहिए होगा हमें इस पूरी उसके लिए, और जब आप श्योर भी नहीं है कि क्या होगा उसकी भी पूरी आगे अगले मरहले में शायद बात करूंगी। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेक होल्डर है इसमें ऑपोजिशन पार्टियां प्लस इनकी अपनी इत्तेहादी जमातें, जो खुद इस ईवीएम के ऊपर जो है वो पहले उनके रिजर्वेशन थे, न जाने उनको लाके कैसे लाया गया, वो लोगों ने बताया हमें कैसे लाया, चीमा साहब ने बताया कैसे लाए गए। उसके बाद है अवाम जो जानती है, जिनको पता है कि देखिए आरटीएस भी तो एक टेक्नोलॉजी थी ना, आरटीएस भी सिस्टम प्लेस किया गया था ना, लेकिन आरटीएस अगर इस मुल्क में आसानी से बंद हो सकता है तो सादिया बीबी ये जो है वो, जैसे अमीन गंडापुर साहब जो है वो बैलेट बॉक्स लेके भाग गए थे अपनी गाड़ी में डाल के, तो जिसका दिल चाहेगा वो एरिया में मशीन उठाएगा, अपनी गाड़ी में डालेगा, आ जाएगा, फिर आप ढूंढते रहिए और कराइए इलेक्शन। ऐसे नहीं होता, आप बुलडोज नहीं कर सकते, ना आपकी बादशाहत है कि आपने जो कह दिया, जो आपने कर दिया सिर्फ वही होगा। देखिए दुनिया में बड़े मुल्क हैं जो ठीक है, लेकिन क्या ठीक है, वो ये तो आप पोलिंग डे की बात कर रहे हैं कि हम मशीनों को बाहर निकाल के आग लगा देंगे। मेरा सवाल वही है कि क्या उससे पहले कोई ऐसा इक़दाम नहीं ले सकते कि आप रुकवा सकें, आपके जो कंसर्न्स हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, वो अदालतों में जा सकें और अदालत इस पे कोई फैसला सादर कर सके? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। परसों मीटिंग भी है पीडीएम की, होपफुली वहां से भी जो है एक मुश्तरका कोई लाहेबल सामने आएगा। लेकिन इस तरह से सिर्फ इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं हो सकते। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके हो सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, फारूक हबीब साहब ऑन बोर्ड नहीं लिया आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात तो बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं, चाहे वो पाबंद हैं आपकी इस कानून साजी के बाद, पार्लियामान से ये चीज़ पास होने के बाद, लेकिन आपने पोलिंग डे पे जो रिएक्शन होगा अपोजिशन का वो आपने सोच लिया, इन मशीनों के साथ क्या सलूक होगा वो आपने सुन लिया है। तो अब मुझे बताएं कि क्या अभी भी कोई रास्ता
बन सकता है कि जहां पर तमाम लोगों को मुशावरत के साथ इस चीज पर आप लोग आगे बढ़ सकें अगर ईवीएम के तहत इलेक्शन होने? देखें बात यह है कि ये कोई मौला जट की फिल्म नहीं है। अब मैं राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहूँ, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अब बुनियादी तौर के ऊपर ये पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से, साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाने के हवाले से एक अहम इक़दाम है। अब मुझे आप ये बताएं कि मुश्तरका इजलास में जिसकी अक्सरियत होगी वो बिल पास करवा लेगा। ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, वो 73 का आइन, जिस आइन को बार बार आप हमें कोट करते हैं, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। अब ये कानून बन चुका है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी खुशाइंद बात है, काम शुरू कर दिया है। हुकूमत की जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उनको उन्होंने ख़त लिखा है जिसमें जो ईवीएम प्रोक्योर करनी है, उसकी जो स्टोरेज का मामला है, उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने पेशरफ्त की है। उसको हम खुशाइंद कहते हैं। उसके ऊपर हमने भी एक काबीना की कमेटी बनाई है। शिबली फराज साहब हैं उसमें, बाबर अवान हैं उसमें, अमीनुल हक साहब हैं उसमें, हमारे फरोग नसीम साहब हैं, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर 2010 में 150 अरब रुपए की फंडिंग है के ऊपर मशीनों के लिए। एक मिनट सुन ले नहीं, एक मिनट ये 150 अरब का फिगर कहाँ से आया, किसने दिया, ये भी गलत है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि पिछले इंतखाबात में 27 अरब रुपया खर्च हुआ था। 27 अरब रुपया पिछले इंतखाबात में खर्च हुआ था जो बैलेट पेपर्स के थ्रू हुए थे। वो भी कोई इलेक्शन मुफ्त में नहीं हो गए थे या किसी ने गिफ्ट नहीं कर दिया था। दूसरा जरा मुझे पॉइंट क्लियर कर लेने थे। 2010 में एक ईवीएम के ऊपर पार्लिमान की कमेटी बनी जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों शामिल थी। इलेक्शन कमीशन ने उसमें अपनी रिपोर्ट जमा करवाई ईवीएम के हक में कि ईवीएम के जरिए जो बैलेट पेपर का स्टोरेज का सिस्टम है, जो स्टफिंग का निज़ाम है, जो जाली बैलेट पेपर्स हैं, उसको रोका जा सकता है और अगले 5 से 10 साल में हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाना है। अब 2010, 2021, 11 साल हो चुके हैं। दुनिया के 20 से ज़ायद ममालिक में इसका इस्तेमाल हो रहा है। यूएसए में हो रहा है, भारत में हो रहा है, वहाँ भी इंतखाबात हो रहे हैं। अब आप ईवीएम की मुखालफत इस तरह कर रहे हैं जिस तरह आप जो है वो ठप्पा लगाते हैं, आप जो है वो फॉर्म 45 चोरी करते हैं, या आप जो है वो नताइज बदलते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर ये सिस्टम आप कहते हैं मैच्योर होने में टाइम लगेगा, तो बैलेट पेपर वाले सिस्टम जो कई दहाइयों से नाफज है उसको तो मैच्योर हो जाना चाहिए था। वो मैच्योर क्यों नहीं हुआ? और ये कह देना, देखिए मसला क्या है, एक सवाल अज़मा साहिबा से करने की इजाजत दीजिएगा। जो आपने अभी बात की ना कि ये लोग जिन्होंने मॉडल टाउन जैसे वाकयात किए हो, एक मिनट सादिया, मुझे अज़मा साहिबा ये बताइए जैसे वाकयात किए हो, जिन्होंने ग्लूक्रेसी प्रमोट की हो, वो इस किस्म की बातें करते हैं। आने वाले 2023 के आम इंतखाबात में आप नहीं चाहते हैं या आप कभी भी किसी भी इंतखाब में नहीं चाहते ईवीएम का इस्तेमाल? नहीं, देखिए पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, फिर मुझे कुछ फर्क की बातों का जवाब देना है। हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को अपने हक में इस्तेमाल करने के खिलाफ हैं। अच्छा। जैसे आईटीएस के हक में इस्तेमाल हुआ, वैसे ही जब तक सियासत के अंदर, सियासत के सारे प्रोसेस में और खास तौर पे इलेक्शन के प्रोसेस में जब तक मुदाखलत खत्म नहीं होती, तब तक आप ईवीएम के अब्बाजी भी ले आए तो वो मसले का हल नहीं है। अब जो ईवीएम के अंदर कोडिंग करके जो खुद देखिए टेम्परिंग का रिकॉर्ड खदशा, लेकिन क्या पता ये जरदारी साहब का बयान मुझे याद आ गया, क्या पता कि इनको लग रहा है कि इनके हक में इस्तेमाल होगा, उस वक्त न जाने किसके हक में इस्तेमाल हो जाए। ये कौन कह सकता है? नहीं, वो ठीक है, वो जिसके भी हक में इस्तेमाल होगा, लेकिन इनके प्रोग्राम तो इन्होंने बनाए हुए ना, इसी बेस पे तो कहते हैं परफॉर्मेंस तो पल्ले है, जहर खाने को पैसे नहीं है कौम के पास, बेड़ा गर्क मुल्क का इन्होंने कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इनको अगले 10 साल आना है, पता नहीं इसी बेस पे आना ना। और इनके पास क्या है, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करना चाहते हैं। पहले तो फारूक साहब ये अब अपनी खातिर जमा रखिए, हमने इस इलेक्शन को चोरी नहीं होने देना। हम गरजेंगे भी, बरसेंगे भी और लताड़ेंगे भी, ये हमने तय कर लिया है। ओवर आवर डेड बॉडीज अब आप जाएंगे और ये आपको अब दोबारा जो है बड़ी आसानी से वॉक ओवर नहीं मिलेगा कि आप जो है वो बेड़ा गर्क इस मुल्क का करने के लिए एक दफा फिर सवार हो जाए। अच्छा। ये हम होने देना हमने तय कर लिया है। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा, हम जाने के लिए तैयार है। इलेक्शन को आपने होने से पहले मुतनाजा कर दिया है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ये आपकी काबिलियत है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिसके पास मेजॉरिटी हो, आइन में लिखा है कि वो पास कर लेगा। आइन में ये कहाँ लिखा है कि आप अपनी हाँक के लाएंगे जो है मेंबर्स को, उन्हें कहा जाएगा खुद जाओगे या पुलिस के साथ भिजवाएं, और उनको आपके इत्तेहादियों ने बताया हमें कि उनको कैसे भिजवाया गया। ये आइन की कौन सी शिक में लिखा है, जरा ये रूल बता दीजिए मेरी मालूमात के लिए। और दूसरा, जिन्होंने डस्का के अंदर जो है प्रिसाइडिंग अफसर गायब कर दी, चलें, और ये जो आपने
ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। अज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि ये तो बात आप जहन में बिठा लें कि ये इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे, जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे, गरजेंगे भी, बरसेंगे भी और लताड़ेंगे भी। अज़मा बुखारी साहबा के बकौल। एक वक्फे से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। फारूक हबीब साहब, वैसे अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2023 के आम इंतखाबात में जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन मशीनों पर तकिया किए हुए है, और अगर वाकई 2023 के इंतखाबात ईवीएम के तहत नहीं होते तो फिर पीटीआई कहाँ खड़ी है? पीटीआई की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए तो ये नहीं लगता कि आइंदा इंतखाब वो जीत पाएंगे। चलें जी, मैं ज़रा आप दोनों के नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ। देखें, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर अब ये कानून बन चुका है, और आइन का आर्टिकल 219 जो है वो पढ़ लें, उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि ये इंतखाबात कानून के मुताबिक होने हैं, और कानून बनाने का इख्तियार जो है वो मजलिस शूरा को है, यानी पार्लिमान को है। उसके तहत ये इंतखाबात ईवीएम के ज़रिए होंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी वोटिंग राइट मिल चुका है। दूसरा, मैं और नॉलेज में इजाफा करता चलूँ, उज़मा साहिबा के कहते हैं ना, थोड़ा बहुत बंदे को पढ़ लेना चाहिए, स्टडी कर लेना चाहिए, उसका फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि ये ईवीएम कोई पीटीआई की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के हवाले नहीं करनी, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो स्पेन से ख़रीद लें, फ्रांस से ख़रीद लें। दुनिया जहाँ में ईवीएम बनाने वाली दर्जनों कंपनियाँ हैं, उन्होंने वो टेंडर जारी करना है, उस टेंडर में जो सूटेबल मशीन होगी उसको ले आएंगे। उसको वो ना तो वो इंटरनेट से मुंसलिक है, ना वो हैक हो सकती है, ना कोडिंग का इशू है, ना डिकोडिंग का इशू है। ऐसे मसाइल उसके साथ नहीं है, ना ही ऐसे मसाइल का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने अपने एतराज़ात में किया हुआ है। अच्छा। तो इसको आप क्लैरिफाई कर लें पहले बुनियादी तौर के ऊपर। दूसरा मामला ये है, देखें, फिर मैं आपको ये कहूँगा कि मसला ये है कि ये तो हमें 3 साल, 3.25 साल से गरजने, बरसने, लताड़ने की ये कहानियाँ सुन रहे हैं। आर और पार वाले बुरी तरीके से जिस तरह खवार हुए हैं वो सबके सामने है। पार्लिमान के अंदर ये बात करते हैं, हमने इनको 10 बार दावत दी, आए आप आकर धांधली के ऊपर, आप धांधली का शोर मचाते हैं, को अल्टरनेट ले आए, अपनी तजावीज़ ले आए। उसके ऊपर इन्होंने बाइकआउट शुरू कर दिए, उसके ऊपर इन्होंने एक बार भी जो है वो संजीदगी से बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये चाहते थे कि जो ठप्पा सिस्टम है वो ठप्पा सिस्टम राइज रहे। मामला बुनियादी तौर के ऊपर क्या है? मामला ये है कि ईवीएम के जरिए 15 लाख वोट 2018 में मुस्तरद हुए, रिजेक्ट हुए। ईवीएम के जरिए एक वोट भी रिजेक्ट नहीं होगा। जो काउंटिंग का मसला होता है, 24-24 घंटे रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो 15 मिनट में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब कल एक ज़िमनी इंतखाब है, एक हल्के में है, और वहां पे भी वो जो वीडियोस आ गई थी पीएमएलएन की भी, फिर पीपल्स पार्टी ने आप पे इल्जाम लगाया, आपने पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया 2-2 हज़ार में कि जी वोट खरीदे जा रहे हैं। सो यानी हुकूमत ये चाहती है कि ईवीएम का इस्तेमाल होगा तो ही फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, वरना एक हल्के का तो इंतखाब हमने देख लिया कि प्री पोल रिगिंग किस तरीके से थी, जो वीडियोस आई हैं। देखिए, ये जो पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल हम पे आकर मुसल्लत हुए हैं ना, देखा जाए तो फिर ये ठप्पे की जो है वजह से ही आके बैठ गए ना यहाँ पर, वरना तो इनकी कैपेसिटी जो है वो एक काउंसलर होने की नहीं थी। और ये जो हमें बता रहे हैं ना कि हमें पढ़ना लिखना चाहिए, जितना ये पढ़ लिख गए हैं ना, वो इस मुल्क को कितना महंगा पड़ रहा है ये शायद आपको अंदाजा नहीं। हमें तो छोड़े हम क्या कहते हैं, इनके अपने लोग बता रहे हैं कि हमने मुल्क को गिरवी रख दिया है, हम जो है वो सब कुछ सरेंडर करके बैठ गए हैं। और उसके बाद इनकी बातें सुने आप बड़ी, वाकई जो आदमी जो है वो 35 रुपए की बजाय इस वक्त 70 रुपए किलो आटा खरीद रहा है, वो वाकई इनको वोट डालेगा। क्या बात है इनकी। और जो इन्होंने हालात, अद्वियात, चीनी, मतलब एक लंबी लाइन है। बात यह है कि इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये कभी दोबारा वापस नहीं आ सकते थे, और जो पहला और आखिरी मौका मिला उसको उन्होंने ऐसे इस्तेमाल किया। हम इनके साथ नहीं बैठे। फारूक हबीब साहब, थोड़ी सी गलत बयानी करने से पहले, मैं झूठ नहीं कह रही आपको, गलत बयानी करने से पहले थोड़ी सी इंसान के अंदर जो है वो थोड़ी सी रिग्रेट होनी चाहिए कि आपने अनाउंस किया पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन के शुरू में कि हम इसको पेंड कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर साहब पिछले 2 दिन से हमारे साथ दोबारा निगोशिएशंस कर रहे थे कि हमें जो है वो ईवीएम के ऊपर। फिर ये है कि ये अकेले कैसे करा लेंगे इलेक्शन, मुझे समझाएं तो सही ना। ये पाकिस्तान
पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बंद करके उनको लदा कर देंगे, अकेले दौड़ के जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये इस मुल्क में अनार्की चाहते हैं, ये इस मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं और तब जीतना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी, ये जीत इनको नहीं मिलेगी और बहुत ही महंगी पड़ेगी इस मुल्क को। जहां तक ये बात है स्पेसिफिकेशंस की, अभी अच्छा, तो चलें। आप ये कह रही हैं एक मिनट सादिया, जिन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर चुरा लिए थे दसरा के अंदर, जिनके बारे में कुछ एजेंसी में इनकी रिपोर्ट ये आई कि इन्होंने पोस्टल बैलेट के अंदर फ्रॉड किया है, जो आए ही फ्रॉड की वजह से हैं, वो हमें आएंगे कानून बनाएंगे। वो है वो आप बिल्कुल डस्का वाली ये रिपोर्ट आई, लेकिन उस पे सवाल फिर वही है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया, क्या हुकूमत पंजाब ने कोई एक्शन लिया? हम हमेशा ये बात तो करते हैं कि भाई नए नए कवानीन आप बनाते जाएं, इलेक्शन कमीशन के हवाले करते जाएं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं आपके, इलेक्शन कमीशन कितना उन पर अमल दरामद करा पाता है? आप एक MNA MPA के अखराजात की चीज़ देख लें, क्या वाकई उसके अंदर अंदर इलेक्शन होता है? 25 लाख और 15 लाख के दरमियान नहीं होता। जो चीज़ें हैं अमल दरामद कराने की, एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उन पर भी हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। मुझे फ़ारूक हबीब साहब एक बात बताइए कि जिस तरह इन्होंने कहा परफॉर्मेंस, ये क्योंकि यही सवाल सबके जहनों में है कि महंगाई किस हद तक बढ़ गई। अब असद उमर साहब ने चलें एक दावा कर दिया कि आइंदा 15 रोज़ में महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा। पता नहीं वो किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं, ये भी ज़रा समझा दीजिएगा। और जैसे वो इंटरव्यू चल रहे थे ना वो पिछले दिनों, वो जज राना शमीम के बेटे के, कि जिनकी कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो किसकी साइड पे हैं, वालिद की साइड पे हैं कि दूसरी साइड पे हैं। इस तरीके से आपके गवर्नर पंजाब की भी समझ नहीं आ रही, जो बयान दे रहे हैं वो आपकी साइड पे हैं, किसकी साइड पे हैं? देखिए, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर तो फिर मैं आपको कहूँगा, देखें, इनको अगर ये इतना ये लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो फिर इनको किस चीज़ की फिक्र होनी चाहिए? ये तो जाके घर बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, ये तिल मिला क्यों रहे हैं? ये बेचैनी इनमें क्यों नज़र आ रही है? बेचैनी इनमें इस वजह से नज़र आ रही है कि ये इस मुल्क को बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर छोड़ के गए थे। 15 दिन के आपके पास डॉलर्स मौजूद थे, आज आपके पास 4 माह का इंपोर्ट बिल देने के पैसे मौजूद हैं। वो एक्सपोर्ट्स जो बांग्लादेश की, पाकिस्तान जब 2013 में इनकी हुकूमत आई तो 24 अरब डॉलर थी, 2018 में 39 अरब डॉलर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पहुंच गई। ये हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बजाय उसको कम करके गए, 23 अरब डॉलर पे छोड़ के गए। आज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की रिकॉर्ड हाई हैं। अच्छा। 5 माह के अंदर जो है वो 37% इजाफा किया। आज रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रही है। आज रिकॉर्ड तो मुझे बताएं, असद उमर का जो बयान है कि आइंदा 15 रोज में महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा, आइंदा 15 रोज में वाकई महंगाई खत्म हो रही है। एक मिनट सुन लें जरा, सुन लें। दूसरी बात यह है, पिछले 2 हफ्तों का आप डेटा उठाएं, जो SPI है आपका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, वो नीचे आ रहा है, उसमें महंगाई में कमी आ रही है। आलू, प्याज, टमाटर, इनकी कीमतों में पिछले साल की बनिस्बत होशरबा कमी है। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। आप घी बाहर से मंगवाते हैं, वो दुनिया में महंगा हुआ, पेट्रोल दुनिया में महंगा हुआ, कोल दुनिया में महंगा हुआ, LNG दुनिया के अंदर महंगी हुई। वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का असर पाकिस्तान के अंदर भी आया है। लेकिन चूंकि इनको, इनकी हुकूमत नहीं है, 2013 से 2018 में 5 साल में आलमी सतह पर कीमतें नहीं बढ़ी थी, कोविड भी नहीं आया था। हमने कोविड भी देखा, हमने टड्डी दिल भी देखा, हमने भारत के साथ टेंशन भी देखी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज हमारी मैशियत 5% से ज़ायद इंशाल्लाह जो है वो ग्रो कर रही है और हमने इकॉनमी को बचाया है। सस्टेनेबल इकॉनमी है, हम क्रेडिट कार्ड ग्रोथ नहीं दिखा रहे। हमारी इंशाल्लाह ग्रोथ जो है ये पैदावार बेस है, ये प्रोडक्शन बेस है। आज किसान को, काश्तकार को रिकॉर्ड जो आप बता रहे, मुझे लग रहा है अगले हफ्ते के अंदर ही ये सारी चीजें जो है महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा आवाम को। अज़मा साहिबा, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, असद उमर साहब की क्या बात करूं, असद उमर साहब के तो मुंह पे अब लोग जो उनका हाल कर रहे हैं, आज भी जो उनका फंक्शन हुआ है, जरा उसके हालात देख लीजिए। इनके अपने जलसों में लोग जो है वो नो इमरान और ओनली अवाम के नारे इनके अपने लोग लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे। इसलिए मैं सिर्फ इनकी हर बात का जवाब दे सकती हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी, फलाने का भी, लेकिन सिंपल बात जो टीवी देख रहे हैं ना, आम आदमी की मईशत, फरूक हबीब साहब, ये है कि क्या 2013 से 18 तक वो खुशहाल था या 2018 से 21 तक खुशहाल था? क्या उसके बिजली के बिल उस वक्त कम थे, आज कम है? क्या वो बच्चों की फीसें दे पा रहा है? क्या वो अपने बुजुर्गों का इलाज करा पा रहा है? क्या उसकी जिंदगी में के अंदर बेहतरी आ रही है? लोगों की मईशत ये है। आप जो मर्जी फैक्ट्स यहाँ पर अपनी मर्जी के बना के भेजे, आपने क्या तो वो कह रहे कोविड आ गया था। प्लेनेट में रहते हैं आप नए पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं चंद लोग जहाज में बैठ के नए पाकिस्तान में चले गए हैं।
हम सारे पुराने पाकिस्तान में रुलने के लिए, धक्के खाने के लिए रह गए। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। लंदन चले गए चंद लोग, ठीक कह रही हैं आप। दुनिया में लंदन चले गए चंद लोग, आप ठीक कह रही हैं, हम सारे इधर ही हैं। वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर चलें, आई हैव टू वाइंड अप हियर अनफॉर्चुनेटली, आई हैव टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहब और फ़ारूक हबीब साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।